सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के तहत जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है और उसमें भी मुख्यतः जो हमने अंतिम 27 दिनों में 27 टेस्ट लगाए हैं, ये उसके 10वें नंबर का टेस्ट होने वाला है। और इसमें भी दोस्तों हम इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो 2019 में हुआ था। और इस पेपर को हम 2 पार्टों में देखेंगे, यानी पार्ट 1 पार्ट 2, यानी आधे प्रश्न इसमें देखेंगे और आधे प्रश्न हम दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों और देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजनों में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, प, थ, द, ध, या श, स है, या डी में है पे, फे, बे, भे। तो इसमें कौन से देखिए ऊष्म व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी पहले का सी। देखिए से है, इसको दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। और जो च, छ, ज, झ हैं दोस्तों, इसको हम तालव्य में रखते हैं, तालव्य वर्ग। और पे, थे, दे, इसको दोस्तों हम दंते में रखते हैं, दंते। और पे, फे, बे, भे, ये आते हैं दोस्तों ओष्ठे में, यानी होठ से, जिसका हम उच्चारण करते हैं होठों से, उसे हम रखते हैं ओष्ठे, यानी पे, फे, बे, भे। आप जानते हैं दोस्तों च, छ, ते, थे, पे, फे, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को दोस्तों हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्गीय व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों ये? तो देखिए स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को हम इस तरह से याद रखेंगे, कचट तप से, कचट तप। यानी कि इसमें हम दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हम इसको रखते हैं। 5 ऐसे होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 इस तरह से होते हैं। तो इस रूप में दोस्तों ये क्या है? एक वर्ग का निर्माण करते हैं ऐसे, इस कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है उसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें भी पूछता है दोस्तों, जो क है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कंठे, च वर्ग को तालव्य वर्ग, और ट को देखिए मूर्धन्य, और त को दंते, और प को दोस्तों ओष्ठे। तो पहले प्रश्न से इतनी जानकारी हम याद रखने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों में से एक है तत्सम, विकारी, योगरूढ़ या सार्थक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो योगरूढ़ है ये आएगा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। आइए थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो व्युत्पत्ति शब्द है इसको लेकर देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर आपको देखने मिलेगा, यानी व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। तो आज उसी चीज को क्लियर करते हैं दोस्तों। तो देखिए शब्दों का अगर वर्गीकरण की बात करें, शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, तो हम देखिए शब्दों का वर्गीकरण दोस्तों 4 आधार पर करते हैं। 4 आधार पर। कौन कौन से? तो देखिए पहला जो होता है दोस्तों, पहले में देखेंगे हम स्रोत या इतिहास कह लो, या इसी को कह लो दोस्तों उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक। इस पर करेंगे हम वर्गीकरण, यानी कौन कौन से हैं बाद में देखेंगे। पहले दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हम देखेंगे दोस्तों रचना या बनावट, रचना या बनावट। और तीसरे में देखेंगे दोस्तों अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर। और चौथे में देखने वाले हैं दोस्तों हम व्याकरणिक, व्याकरणिक या रूप, व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर, या प्रयोग के आधार पर। तो इसमें हम देखने वाले हैं, अभी देखिए व्युत्पत्ति को नहीं रखा क्योंकि ये हमें समझाना है मुख्यतः। स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति में देखिए हम रखते हैं दोस्तों तत्सम, इसमें रखेंगे दोस्तों हम देखिए तत्सम रख दिया। तद्भव इसमें रखेंगे, तद्भव। देशज रखेंगे इसमें, इसमें हम विदेशज रखेंगे, विदेशज। और इसमें रखेंगे दोस्तों हम संकर शब्द, सही है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज संकर में रखने वाले हैं। और जो रचना या बनावट है इसमें देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर देखिए एकार्थक,
यानी एक अर्थ वाले एकार्थक रख दिया, अनेकार्थक अनेक अर्थ वाले एकार्थक हो गए, अनेकार्थक हो गए, समानार्थक हो गए यानी समानार्थ वाले यानी पर्यायवाची, समानार्थक इसमें देखेंगे, विपरीतार्थक यानी जो विलोम शब्द होते हैं वो देखेंगे, विपरीतार्थक हैं। और इसी में देखेंगे हम दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, भिन्नार्थक सही है। और व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर हम इसमें देखेंगे विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी, ठीक, अविकारी, अविकारी शब्द। देखिए ये वो टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों जो प्रश्न पढ़ा और आंसर लगा दिया, प्रश्न पढ़ा और आंसर लगा दिया। ये देखिए अभी जो है हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं जैसे हमने प्रश्न पढ़ा और उस प्रश्न से कितने और प्रश्न बनाए जा सकते हैं तो वो भी आपसे ना बच पाए, ठीक। तो यहाँ पर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर लिया है, लेकिन हमने देखिए अभी यहाँ पर व्युत्पत्ति नहीं रखा है शब्द, हमने रचना रखा है तो रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द हो गया। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में क्या अंतर होता है पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए उत्पत्ति में मूल चीज आती है और व्युत्पत्ति में जो मूल चीजों से मिलकर बनती है, तो जब उत्पत्ति हो यानी मूल चीजों से मिलकर बनी हुई कोई चीज तो उसको हम व्युत्पत्ति में रखते हैं। इसको समझने के लिए बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों आपको। जैसे आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक जैसे मीटर है, सेकंड है, ये क्या होते हैं हमारे मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों वह होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं यानी उनके योग करने से बनाए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड मात्रक है क्या हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा क्योंकि मूल मात्रकों की सहायता से बनाया हुआ। तो ऐसे ही रचना बनावट में हम कौन से शब्द रखते हैं जो पहले से शब्द हैं उन शब्दों को ही जब जोड़कर शब्द बनता है तो वहां पर नए शब्द की रचना होती है या नए शब्द की बनावट सामने आती है, या हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति होती है उस शब्द की क्योंकि वह मूल शब्दों से मिलकर बना है। तो जो व्युत्पत्ति है दोस्तों इसे हम रचना या बनावट पर ही रखेंगे, ठीक। किसी किसी किताब में व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों इसका आंसर तत्सम दे रखा है, इसलिए मैंने इस पर इतनी लंबी चर्चा की है। यानी पूरा शब्दों का वर्गीकरण कर दिया यहाँ पर। इस आधार पर कोई सा भी अगर प्रश्न आता है तो मैं आशा करता हूँ आपसे गलत नहीं होगा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वही याद रखेंगे व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के अंतर के लिए कि जैसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न यानी जब मूल चीजों से किसी नई चीज की रचना हो, कोई नई चीज बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति। तो इस आधार पर रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर इसका सही आंसर हमारा दूसरे का सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्णों का निम्नलिखित दिया गया मेल संधि के कौन से प्रकार का है। आ ई जब मिलकर ए बने, आ उ मिलकर जब ओ बने, में है गुण संधि, ऑप्शन बी में है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी में है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी में है अयादी संधि। संधि पर थोड़ी अगर चर्चा करें दोस्तों, देखिए संधि तीन प्रकार की होती है आप जानते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी दोस्तों 5 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। कौन कौन से होते हैं तो देखिए दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यड़ संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर आ ई ए जब बने, आ उ जब ओ बने तो कौन सी संधि होती है तो यहाँ पर होती है दोस्तों गुण संधि यानी तीसरे का ए हो जाएगा। इसमें एक और आता है दोस्तों जब आ या बड़ा आ के साथ री मिले, री, तो यहाँ पर बनता है दोस्तों अर। समझने के लिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ए यानी इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें पहले वाले का तो एक नरेश शब्द लेते हैं और इसके लिए देखिए शब्द लेते हैं सूर्योदय और इसके लिए लेते हैं दोस्तों महर्षि, महर्षि। तो ये जो है नरेश, सूर्योदय, महर्षि, ये किस संधि के अंतर्गत आएंगे, गुण संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, गवेषणा शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। दर्प, तृष्णा, गर्भ या खोज का। तो गवेषणा का अर्थ होता है दोस्तों खोज। इसके और वो देख लेते हैं पर्यायवाची खोज का। एक आता है दोस्तों अन्वेषण, अन्वेषण भी आता है इसका। और जांच आ जाएगा, जांच, अनुसंधान आ जाएगा, अनुसंधान, सही है। तो अन्वेषण, जांच, अनुसंधान या शोध भी आ जाएगा इसका, शोध, सही है। तो ये हो जाएगा गवेषणा के पर्यायवाची। दर्प का पर्यायवाची देखिए, दर्प का पर्यायवाची होता है गर्भ,
यानी दर्प और गर्भ ये आपस में पर्यायवाची हैं। दर्प का गर्भ हो गया, और गर्भ के आप जानते हैं, यानी कि घमंड भी हो जाएगा इसका, घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, अभिमान, और गर्व हो गया, घमंड हो गया, अभिमान हो गया, अहंकार हो जाएगा, अहंकार, ठीक, अहंकार। एक बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, दंभ। दंभ, ये भी गर्व का पर्यायवाची होता है, इसको याद रखेंगे, दंभ। सही है, अलग शब्द है, अगर पूछ लिया तो इसको याद रखेंगे। दंभ किसका है? गर्व का पर्यायवाची है। तृष्णा के पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। तृष्णा जो पर्यायवाची है दोस्तों, ये है इच्छा का, इच्छा, मनोरथ, मनोरथ, कामना, लालसा, लालसा हो जाएगा, वांछा हो जाएगा इसका, वांछा, लिप्सा हो जाएगा, लिप्सा, स्पृहा हो जाएगा, स्पृहा, चाह हो जाएगा, चाह, मर्जी हो जाएगा, मर्जी। ये किसके हैं? तृष्णा के पर्यायवाची हैं। सही है। तो पर्यायवाची दोस्तों ये जो होते हैं, देखिए प्रैक्टिस करने से ही होते हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार प्रैक्टिस कराता हूँ। यहाँ पर गवेषणा का पूछा, मैंने डी लगाकर आगे पहुंच जाता, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि तृष्णा पिछले भी हमारे टेस्टों में आ चुका है। तो दर्प किसका है? गर्व का है। घमंड, अभिमान, अहंकार, दंभ, दंभ को याद रखेंगे, नया शब्द है। इच्छा, मनोरथ, कामना, लालसा, वांछा, लिप्सा, स्पृहा, चाह, मर्जी, ये किसके हो जाएंगे? तृष्णा के हो जाएंगे। गर्भ के हमने ऊपर देख लिए। और खोज का अन्वेषण, जांच, अनुसंधान और शोध, ये किसके हैं? गवेषणा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम कौन सा है? मूक, जंगम, स्थाई या उत्थान? स्थावर का विलोम पूछा है, ये हो जाएगा दोस्तों जंगम, यानी 5 का बी सही हो जाएगा। मूक का विलोम अगर हम देखें तो देखिए हो जाएगा वाचाल, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला। स्थाई का विलोम तो देखिए सरल है, अस्थाई बन जाएगा इसका, अस्थाई। और उत्थान का दोस्तों विलोम होता है पतन। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जिसके पास कुछ ना हो। वो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षम्य, रिक्त, अकिंचन या थोथा। देखिए 21 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, उसका ये प्रैक्टिस सेट में, यानी जितने भी 25 प्रश्न आए थे हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए उससे संबंधित ऐसे हमें कोई भी तथ्य मिलता है जिससे नए प्रश्न बनाए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन उसको कहते हैं, यानी 6 का सी सही हो जाएगा। अगर मान लो अक्षम्य पूछ लिया तो अक्षम्य होता है दोस्तों जिसको क्षमा ना किया जा सके, यानी जिसको क्षमा ना किया जा सके, ना किया जा सके। तो जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य बोलते हैं, और क्षम्य जिसको क्षमा किया जा सके उसको क्षम्य बोलेंगे। रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है दोस्तों खाली। सही है। रिक्त का अर्थ होता है खाली। और देखिए थोथा का अर्थ भी खाली होता है, खाली या खोखला, खोखला, ये होता है थोथा का अर्थ। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की, रामधारी सिंह दिनकर की? तो जो पल्लव रचना है दोस्तों ये है सुमित्रा नंदन पंत की। आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से जितने भी हमें देखने को मिलेंगे तथ्य, यानी जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना पूछता है दोस्तों, चिदम्बरा, चिदम्बरा। वो चिदम्बरा पे स्टार लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए इसको दोस्तों 1968 में, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सही है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की बात करें 1961 में हुई थी, लेकिन पहला पुरस्कार दोस्तों 1965 में दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था पहला पुरस्कार, जी शंकर कुरुप जी को। तो हिंदी में पहला पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा को दिया गया था। ओवरऑल अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो देखिए 65, 66, 67, 68, ओवरऑल ये चौथा पुरस्कार था, लेकिन हिंदी में ये पहला पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी देखिए और रचना देखें इनकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो एक आती है दोस्तों पतझड़, पतझड़ को भी पूछता है। ठीक। एक आती है दोस्तों कला और बूढ़ा चांद, इनकी कला और बूढ़ा चांद, उन्हीं की चर्चा करेंगे जो पूछी जाती हैं, कला और बूढ़ा चांद। एक इनका दोस्तों महाकाव्य याद रख लेंगे, स्टार लगा लेंगे उस पर। एक इनका महाकाव्य है जो पूछा जाता है, महाकाव्य, और वो है दोस्तों लोकायतन,
लोकायतन। तो ये बात कही हमने दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की। महादेवी वर्मा पिछले टेस्ट में आए थे, इनकी एक रचना पूछी थी, कौन सी? यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और यामा को दोस्तों 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। तो यामा पिछले टेस्ट में पूछी गई थी। और देखिए महादेवी वर्मा का एक निबंध पूछा जाता है दोस्तों, निबंध। और बड़ा अच्छा निबंध है, देखिए, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, इसका निबंध है महादेवी वर्मा का है। हरिवंश राय बच्चन की अगर रचनाएं देखें, देखिए इनकी हो जाएगी मधुशाला, मधुशाला हो जाएगी, मधुबाला हो जाएगी, मधुबाला, और दोस्तों मधु कलश, मधु कलश। यह है हरिवंश राय बच्चन जी की। रामधारी सिंह दिनकर की, देखिए उर्वशी इनकी रचना है, उर्वशी। उर्वशी पे स्टार लगा लेंगे। देखिए उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को देखिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए। इनकी और रचनाएं देखें, देखिए रामधारी सिंह दिनकर की एक उर्वशी हो गई, एक कुरुक्षेत्र पूछता है इनकी, कुरुक्षेत्र पूछता है। और नीम के पत्ते पूछता है, नीम के पत्ते। एक है धूप और धुआं, धूप और धुआं। ये इनकी रचना है जो पूछी जाती हैं, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, धूप और धुआं। एक है इनकी दोस्तों सीपी और शंख, सीपी और शंख, ये भी इनकी रचना है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है इतना मैंने थोप दिया, इसको मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, कहीं दोबारा से नाम आएगा। जैसे यामा पर हमने पहले भी चर्चा की थी, यामा पर आज भी चर्चा कर ली। तो जब हम रोज रोज उन चीजों की चर्चा करेंगे और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं, तो वो हमारे याद हो ही जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा हो, पतझर हो, कला और बूढ़ा चांद हो, लोकायतन हो, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। अतीत के चलचित्र भी अनेकों बार आया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? प्रतीक, मेरा घर, युगवाणी या सतपुड़ा के जंगल? भवानी प्रसाद मिश्र की इनमें से रचना है दोस्तों सतपुड़ा के जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। युगवाणी, ये है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है। और पथिक की अगर हम बात करें, देखिए पथिक यह है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी की, पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की रचना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है। तो पथिक याद रख लेंगे, राम नरेश त्रिपाठी, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, और जो सतपुड़ा के जंगल है यह है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? उपर्युक्त कौन सा पदबंध प्रकार है? क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध? तो देखिए इस तरह से अगर आप शायद आंसर नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हिंट्स दूं आपको, तो आप इसका एकदम से आंसर लगा सकते हैं। देखिए शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, अगर मैं तुमको गोला कर दूं, देखिए आप इसका आंसर लगा देंगे तुम को देख करके कि तुम क्या है। तो यहाँ पर तुम जो है सर्वनाम है दोस्तों, तो आप लगा देंगे सर्वनाम पदबंध। क्योंकि आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और एक होता है दोस्तों प्रेषणवाचक सर्वनाम, प्रेषणवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की चर्चा करते हैं। अन्य पुरुष यानी उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम या आप आता है, और अन्य पुरुष में यह, वह आदि। ठीक। तो यहाँ पर जो तुम है दोस्तों, ये सर्वनाम से है,
तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध हो गया। अगर इस तरह से होता दोस्तों, जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले राहुल कांप क्यों रहे हो, तो यहाँ पर राहुल क्या हो जाता, संज्ञा हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाता संज्ञा पदबंध। क्रिया आप जानते हैं वे शब्द जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे हम दोस्तों क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, जागना, खेलना, ये क्या है, क्रिया होती है। तो अगर क्रिया पर जोर देकर ये वाक्य होता तो वहां पर क्रिया पदबंध हो जाता। और विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर विशेषण पर जोर दिया जाता तो वहां पर विशेषण पदबंध हो गया। तो इस तरह से हम इसका आंसर लगा देंगे। एक बार और बताता हूँ दोस्तों, यह जो टेट सीरीज है ना, ये बड़ी कमाल की टेट सीरीज है। इसमें जो हम खाली इस तरह से नहीं कि प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर लगा दिया। यहाँ पर हमने देखिए अब तक जितने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के तहत टेस्ट देखे हैं, उसमें हिंदी को कवर करने ही की कोशिश की है। यानी जिस टॉपिक से भी प्रश्न आया उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो ये अन्य टेट सीरीजों से बहुत अलग है। जैसे आपने देखा होगा, प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर लगा दिया, प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर लगा दिया। लेकिन अभी हमारी शुरुआत है, हमारे सब्सक्राइबर कम है, हमारे व्यूज कम है, इसलिए अभी क्या है, लोग देखते हैं अरे यार इसके तो सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ों को देखिए समझता है, जिसने हिंदी पहले से पढ़ रखी है, शायद वो समझेगा इस चीज़ को। और हमारे चैनल को देखिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम और भी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी देखिए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर हम बात करें समास में, और समास में भी देखिए तत्पुरुष की अगर हम बात करें, तत्पुरुष, तो ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा समास है तत्पुरुष। इसके देखिए हम दो भेद देखते हैं। एक देखते हैं दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष में दोस्तों एक देखते हैं, देखिए द्विगु समास, द्विगु समास। और एक देखते हैं दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और इसका दूसरा भेद है दोस्तों तत्पुरुष समास का व्याधिकरण, व्याधिकरण। व्याधिकरण को दोस्तों कारक भी कहते हैं, कारक, यानी व्याधिकरण तत्पुरुष या कारक तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष। आप जानते हैं दोस्तों जो कारक हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। यानी कारक कितने हैं? 8। तो देखिए हम 8 में पहला कारक कौन सा? कर्ता। और जो लास्ट वाला है 8वां, ये तो संबोधन, संबोधन, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर बचेंगे 6। तो 6 जो होते हैं दोस्तों व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर। तो देखिए माल गोदाम, यानी माल के लिए गोदाम, तो के लिए किस कारक में आता है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करल से या द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष अपने आप में एक बड़ा समास है दोस्तों। इसके दो भाग हम देखते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में हम देखिए द्विगु समास और कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष है इसमें हम देखिए इसको कारक तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और कारक जो होते हैं दोस्तों आप जानते हैं 8 होते हैं। तो इन 8 कारक में एक तो पहला कर्ता छोड़ देंगे और लास्ट वाला संबोधन छोड़ देंगे। तो जो 6 बचेंगे इसमें, तो व्याधिकरण में तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। उसमें हम देखिए जब हमारे कारक चिन्ह होंगे तो एक तो कारक चिन्ह से प्रश्न हमारा सही जाएगा, और तत्पुरुष से अगर प्रश्न पूछता है तो तत्पुरुष से ही प्रश्न सही जाएगा। तो यहाँ पर जो है माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम, तो हमारे कारक चिन्ह याद है, के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। तो इसलिए हमारा 10 का सी सही हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। मैंने देखिए जब कारक पढ़ाए थे आपको तो बताया था कारक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो वाक्य शुद्धिकरण में पूछता है, कारक स्वयं में पूछता है, और देखिए समास में पूछता है, तत्पुरुष समास में। सही है। तो जो व्याधिकरण तत्पुरुष है उसके 6 प्रकार होते हैं, क्योंकि पहला कारक और 8वां कारक हटा देते हैं। जो जो बीच के 6 बचते हैं वो क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। और समानाधिकरण में द्विगु समास और कर्मधारय समास को रखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले पार्ट में दोस्तों हमने 10 प्रश्न देखे हैं, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे हम जिसमें हम 15 प्रश्न देखने वाले हैं। इस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर हमारा ये 2019 का पेपर है EHC का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टेस्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।